कि जब उसको लगता है कि हाँ हम इस पोस्ट पर हमको होगा ठीक ठाक इनकम, देश में देखते हैं कि कैसे नेता तुरंत पैसा वाला हो जाते हैं, तो पहले देखे हुए रहते हैं कि पैसा कि हाँ इतना वेतन मिल रहा है। तो तरफ जो पूर्वोत्तर भारत है उधर के लोग का तो अलग ही व्यवहार है, अलग ही उनका परंपरा है सब कुछ। तो उनका विकास कैसे किया जाए, तो उनको विकास का भी ध्यान में रखने के लिए छठी अनुसूची। जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ये अनुसूचियां होता क्या है? अनुसूची, अनु प्लस सूची, अनु प्लस सूची मतलब अनु मतलब छोटा, सूची मतलब एक सूची, मतलब नंबरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय अनुच्छेद तो जो भी थे वो लगे ही, लेकिन कुछ ऐसे उपबंध थे जिसको 1 2 3 4 5 करके एक बहुत बड़ा लिस्टेड था, तो उसको संविधान में एक अलग अनुसूची बना के रखा गया। तो उस अनुसूची जब संविधान लागू हुआ उस समय आपके संविधान में कुल अनुसूची कितने थे? तो मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे? तो आपके 8 अनुसूची थे। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ा, आवश्यकताएं बढ़ी, संशोधन करने की जरूरत पड़ा, तो उसमें धीरे धीरे 4 अनुसूची संशोधन करके बाद में आपका जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने हैं अनुसूची आपके? तो 12 अनुसूची है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी अनुसूची है और उसको कैसे हम बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो प्रथम अनुसूची में है संघ और आपका संघ, ऐसे लिखिए कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र मतलब हुआ कि राज्य के बारे में दिया हुआ। इसमें प्रथम जो भी सब प्रथम मिलेगा आपको संविधान में, चाहे वो अनुच्छेद हो, चाहे भाग हो, चाहे अनुसूची हो, तो आपको किसमें होगा? राज्य के बारे में या संघ के बारे में, तो प्रथम में ही होगा। तो प्रथम अनुसूची में है राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में, मतलब जो भी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में आपको किसमें मिलेगा? संविधान के प्रथम अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची क्या है? तो दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते के बारे में बताए हुए, वेतन भत्ता और पेंशन। वेतन मतलब क्या हुआ? आपके तनख्वाह, जो आपकी मंथली इनकम है, जो भी देता है वो होगा वेतन। और भत्ता क्या हुआ? जो आपके खर्च, जो भी खर्च, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पर है, उनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। तो भत्ता होता है उनका दैनिक जो खर्च होता है या मासिक खर्च जो होता है, उसको भत्ता कहा जाता है। और होता है एक पेंशन। पेंशन जो होता है कि रिटायरमेंट के बाद एक मासिक महीना में आपको मिलते रहता है, उसके बारे में आपको किसमें कहा गया? आपके द्वितीय अनुच्छेद में, सॉरी द्वितीय अनुसूची में। तो आप उसके बाद है कि शपथ, तीसरे में है आपके शपथ। तीसरा में क्या आपके शपथ है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? वेतन भत्ते और तीसरा शपथ का। तो जैसे मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए आपको बोला कि हाँ चलिए मेरे यहाँ काम करने के लिए, तो आप क्या कहिएगा? पहले कि हमको वेतन कितना दीजिएगा भाई साहब, तब ना हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो वेतन देगा तब लगेगा आपको कि हाँ ठीक वेतन दे रहा है, उसके बाद आप एग्री होइएगा कि हाँ चलिए हम काम करेंगे। तो उसी प्रकार सरकार में होता क्या है कि जब उसको लगता है कि हाँ हम इस पोस्ट पर हमको होगा ठीक ठाक इनकम, देश में देखते हैं कि कैसे नेता तुरंत पैसा वाला हो जाते हैं, तो पहले देखे हुए रहते हैं कि पैसा कि हाँ इतना वेतन मिल रहा है, तो वेतन देख लेते हैं। उसके बाद वो लेते हैं शपथ कि मैं इस देश के प्रति, ऐसे देखिएगा आपको शपथ लेगा कि मैं इस देश के प्रति सच्ची श्रद्धा से सेवा करूंगा। करे चाहे नहीं करे, लेकिन शपथ ले लेते हैं कि सच्ची श्रद्धा से सेवा करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, हर चीज का ले लेता है शपथ। तो वैसे तीसरा नंबर में क्या होता है? आपके शपथ। उसके बाद क्या होता है कि चौथा अनुसूची में आपके हैं कि राज्य सभा
राज्यसभा सीटों का वितरण। तो ये इसकी अपना जो देश है उसमें देख रहे हैं कि कई राज्य हैं और सब राज्य में अपना अपना एक राज्यसभा की कुछ न कुछ वहाँ केंद्र में रहता है। तो उसमें किस राज्य को कितना सीट दिया जाए उसके बारे में ये आपको किस में बताया गया है, चतुर्थ अनुसूची में बताया गया है कि किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद आपके होते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या है कि अपना देश जब आजाद हुआ तो उससे पहले कुछ जो लोग थे वो शोषण के शिकार थे, तो वो बहुत दबे कुचले थे। धीरे धीरे उनको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाने के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित मतलब अनु मतलब छोटा, थोड़ा, सूचित मतलब जो जिनको सूचित किया गया है, वो अनुसूचित जाति सबके लिए क्या किया गया है, अनुसूचित जाति के प्रशासन की प्रावधान किया गया है। प्रावधान अनुसूचित जाति के प्रावधान के बारे में किसमें किया गया आपके, तो पांचवी अनुसूची में कि हाँ ये लोग इतना दबा हुआ है, आर्थिक रूप से सामाजिक शोषण का शिकार हुआ, आर्थिक शोषण का शिकार हुआ, तो इनको कैसे उभारा जाए, धीरे धीरे एक ऊपर अच्छा स्तर पर लाया जाए। तो ये हो गया आपके पांचवी अनुसूची में। तो अब अगला हो गया आपके छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या है कि आप देखते हैं भारत का इसे मान लीजिए ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ये। तो आप इधर देखिएगा, इधर के लोग और इधर के लोग में बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। इधर के लोग के रहन सहन, जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं उनका रहन सहन भी बहुत ही डिफरेंट है। तो उनके लिए विशेष कानून का प्रावधान भी किया गया, विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया, क्योंकि अगर मान लीजिए पूरे देश में एक ही तरह का लागू होगा तो फिर उन लोगों का तो क्या होगा, क्योंकि वो समझते थे कि उन लोग उधर हिंदी भी बहुत कम समझते हैं। तो आपके छठी अनुसूची में क्या कहा गया है कि आपके 4 स्टेट है, असम है, उसके बाद आपके है त्रिपुरा है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद आपके हो गया मिजोरम। ये जो 4 स्टेट हैं, इस 4 स्टेट में जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उनको प्रशासनिक व्यवस्था कैसे दिया जाए, उनको किस, जैसे अपने यहाँ कुछ रीति रिवाज है और उनके यहाँ कुछ रीति रिवाज है, तो कुछ उनके यहाँ ऐसा रीति रिवाज है कि आपको लगेगा कि ये हिंसक रीति रिवाज है, तो वो हिंसक नहीं, उनका रीति रिवाज ही वैसा है। तो इसीलिए उनके लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का किया गया है। तो क्या है इसमें कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति की प्रशासनिक की विशेष व्यवस्था आपको की गई है। तो ये समझ लिए आपकी, ये छठी अनुसूची समझ लिए। पहला में फिर से एक बार देख लीजिए आपके कौन कौन से हो गया। तो सबसे पहले देश में सबसे बड़ा चीज क्या है, तो सबसे पहले आपका राष्ट्र है। क्या है आपका सबसे बड़ा, आपका राष्ट्र हो गया। उसके बाद कोई भी चाहे देश में किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो सबसे पहले आपको क्या देखा जाएगा कि राष्ट्र सर्वोच्च है, राष्ट्र पहले बचाना अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है या आपातकाल लागू होता है, उसी स्थिति में आपको क्या होता है कि जनता कहीं जाए सबसे पहले राष्ट्र। तो उसी प्रकार देश में चाहे स्थिति कुछ भी हो, सबसे पहले राष्ट्र को बचाना है। तो सबसे प्रथम में कौन सा होगा, आपके राज्य और संशासित क्षेत्र, या इसी में आप यहाँ भी लिख लीजिए भारत, राज्य और संशासित क्षेत्र। दूसरा नंबर होगा आपके कि कोई काम करने के लिए आपको कहेगा तो पहले देखिएगा कि वेतन कितना मिल रहा है। तो नेताजी पहले देख लेते हैं कि इसमें वेतन ज्यादा है तो वो मंत्री बनेला ज्यादा रहते हैं जल्दी में, तो इसी देख लेते हैं कि वेतन भत्ता पेंशन क्या है, तो वो हो गया। उसके बाद वो लेते हैं शपथ, और शपथ जैसी लेते हैं उसके बाद अपना सीट का बांट लेते हैं, क्या ये इस सीट पर रहेगा, ये इस सीट पर रहेगा। जब वो सीट पर बढ़ जाता है तब देखते हैं कि अपना क्षेत्र में
कौन कौन अनुसूचित क्षेत्र है, कैसे उसका डेवलप करना है, तो उसको डेवलप करने के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान की करता है। उसके बाद जब देखते हैं कि कोई विशेष क्षेत्र में तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर पते नहीं कि वो भारत के हैं कि नहीं, ऐसा उनका कल्चर है, लेकिन वो सदस्य भारत के ही है और हर चीज भारत का फॉलो करते हैं, तो उनका कल्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष नियम जो बनाया गया है उसको कहा जाता है, उसको किसमें रखा गया, छठी अनुसूची में विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद आपके हो गया 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, आपकी राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची, तो तीनों सूचियों को किस में रखा गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती ये तीनों सूची को किस में रखा गया, 7वीं अनुसूची में। अब ये सूची क्या है, राज्य सूची मतलब राज्य के पास एक ऐसा सूची है जिस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, काम करेगी, कुछ भी करेगी, वो उसके राज्य के अधिकार में है, वो हो गया आपके राज्य सूची। संघ सूची मतलब हो गया संघ के पास जो सूची है जिस पर संघ कानून बनाएगी, तो वो हो गया आपके संघ सूची। और समावर्ती सूची मतलब समान अधिकार, जिसमें दोनों का क्या है, दोनों को समान अधिकार, राज्य सरकार भी कानून बनाएगी और केंद्र सरकार भी बनाएगी, दोनों जो जिसमें बनाएगी कानून वो आपके हो गया समावर्ती सूची। तो ये आप देख लिए कि 7 में क्या सूचियों को रखा गया। अब 8वीं अनुसूची में क्या है कि भारत, देखिए भारत का जो है ये हो गया, मान लीजिए भारत, ठीक है, ये भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनका भाषा भी अलग अलग तरह का है, तो अलग अलग तरह का यहाँ के लोग यहाँ है आपका गुजरात, तो गुजरात में आपका गुजराती बोलता है, यहाँ हो गया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में डोगरी बोलता है, यहाँ हो गया आपका बिहार, तो बिहार में हो गया हिंदी, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी, आप इधर आ जाइए तेलंगाना, केरल, इस सब मलयालम बोलता है, तो हर स्टेट का एक अलग अलग अपना राज्य की भाषा है, तो उस भाषाओं को संविधान में तो जगह चाहिए, तो संविधान में बहुत सारा लंबा लिस्ट हो जाता, तो इसीलिए एक अनुसूची में उसको रखा गया, किसमें, 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया, आपके भाषाएं, जितने भी इस देश में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है, उन सभी भाषाओं को किसमें रखा गया है, 8वीं अनुसूची में, जिसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, कितने का है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब ये इतना तक जो है आपका 8वीं अनुसूची तक का जो भी है, ये अनुसूचियां, ये आपके मूल संविधान में ही है, किसमें है, आपके मूल संविधान में ही। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हो गया, तब भी लगा कि नहीं, कुछ न कुछ संशोधन की आवश्यकता है, कि कुछ न कुछ इसमें नियम ऐसा है जिसके वजह से दिक्कत होता है, तो तुरंत सन 1951 में ही क्या हो गया, कि 9वीं अनुसूची है, 9वीं 1951 में ही संविधान में संशोधन हुआ, जिसमें यह देखा गया कि इस देश में जितना भी जमीन है वो जमींदारी प्रथा के तहत है, तो उसका जो किसान है वो किस प्रकार से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसीलिए भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। कब, भूमि सुधार अधिनियम, ये भी एक बहुत लंबा अधिनियम था, इसीलिए बहुत लंबा था, तो एक सूची बना दिया और किस में रख दिया गया, 9वीं अनुसूची में। उसके बाद फिर धीरे धीरे चलता रहा संविधान, उसके बाद फिर देखा गया कि जो नेताजी जो है, नेताजी सबको देखते हैं कि इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चल जाते हैं, उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चल जाते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि 2 नेताजी है, एक गठबंधन करके यहाँ बना लिए सरकार, ये बन गया आपका सरकार। एक तीसरा है पार्टी आपका, ये एक तीसरा पार्टी है, ये पार्टी को लाभ मिल रहा है, इसको भी लाभ मिल रहा है, इसको भी लाभ मिल रहा है, कि दोनों को जब लाभ मिल रहा है तो ठीक ये पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए हुआ है। इसको लगेगा कि हाँ मेरे हिसाब से सरकार नहीं चल रहा है, तो तुरंत भाग के इसमें चल जाता था, 2 विधायकों में चल गया, इसका सरकार गिरा दिया, 4 विधायकों में चल गया, गिरा दिया सरकार। तो इसको ध्यान में देखते हुए
10वीं अनुसूची लाया गया। 10वीं अनुसूची संविधान में किया गया संशोधन और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें ये बताया गया कि दल बदल, मतलब एक दल से अगर पार्टी दूसरे दल में जाते हैं तो किस नियम के तहत आप जा सकते हैं, तो उसको कहा गया दल बदल विरोधी कानून। तो क्या कहा गया आपसे? दल बदल विरोधी कानून। चलिए ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं इधर। तो 10वीं अनुसूची में आपका क्या हो गया? आपके दल बदल कानून, मतलब दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून कि दल बदल विरोधी कानून क्या है कि एक दल से दूसरा दल में, दल को अगर बदलते हैं तो आपको कौन कौन सा नियम को पालन करना पड़ेगा। जिसमें पहला नियम है कि अगर आप दल को बदलते हैं तो मान लीजिए आपके पास 20 विधायक है, तो आप जब इस दल को बदलते हैं तो 20 एक साथ जाइएगा दूसरा पार्टी में। अगर इसमें से ऐसा पहले था कि 2 विधायक हट गया, 1 विधायक हट गया, दूसरा मिल गया, तो अब वैसा नहीं है। ये कानून जब कब लागू हुआ? 1985 में 10वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया आपको दल बदल विरोधी कानून। उसके बाद फिर देश में चलता रहा ठीक ठाक से, सरकार सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर कुछ दिन चलते चलते फिर लगा कि नहीं, ग्रामीण स्तर पर जो है हम विकास ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर ये स्टेट को मिल रहा है जो भी सुविधा, स्टेट अपना स्तर से जहां तक संभव हो कर पाती है, लेकिन जहाँ गांव में मुख्य रूप से जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहां तक विकास हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपकी 11वीं कानून लाया गया, 11वीं अनुसूची सॉरी 11वीं अनुसूची लाया गया। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया कि जो पंचायत स्तर पर है कि पंचायत स्तर पर कैसे विकास हो, इस पर ध्यान दिया गया। तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज पर ध्यान दिया गया और ये अनुसूची में जोड़ दिया गया। इसमें भी आपके बहुत सारा प्रावधान है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा अनुसूची एक पेज में था, तो इसको एक अलग लगा के उसी में जोड़ दिया। ये 9वीं 11वीं अनुसूची हो गया। तो ये 11वीं, तो अब पंचायत का तो हो गया, तो कुछ पंचायत डेवलप होते होते धीरे धीरे नगर में बन गया। जैसे आप गांव में देखते हैं कि धीरे धीरे 1 दुकान 2 दुकान 4 10 दुकान 50 100 बाजार धीरे धीरे पूरा बड़ा सा मार्केट हो जाता है। तो उसी पंचायत का जब विकास होने लगा तो धीरे धीरे वो नगर में तब्दील हो गया। तो फिर लगा कि ना अब नगर को विकास नगर के तरीके से किया जाएगा। तो तुरंत उसके कुछ दिन बाद फिर लगाया गया आपके 12वीं अनुसूची लाया गया, जिस 12वीं अनुसूची के माध्यम से क्या किया गया कि नगर के विकास पर जोर दिया गया था, जिसमें नगर पंचायत के नगर पालिका लिखिए, नगर निगम लिखिए, नगर निगम मतलब नगर पर इसमें ध्यान दिया गया। तो आप समझे होंगे कि कैसे कैसे अनुसूची को जोड़ा गया, क्या क्या कारण थी। तो एक बार समझ लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि कैसे हम लोग इसको आसानी से याद कर सके। तो सबसे पहले है आपके प्रथम अनुसूची में क्या आपको था देखने को मिला कि देश मतलब भारत, राज्य और संघ शासित प्रदेश, मतलब जो सबसे बड़ा है, जो सबसे सर्वोपरि है वो पहले होगा। तो सबसे पहले भारत, संघ राज्य और संघ शासित प्रदेश, इस चीज पर ध्यान दिया गया। दूसरा नंबर पर ध्यान दिया गया आपके वेतन आपको कितना मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, पेंशन मिलेगा, इस चीज पर ध्यान दिया गया। जब वेतन भत्ता मिल गया तब जाके आप लीजिएगा क्या शपथ कि हाँ हम काम अब करेंगे। तो काम जब करने जाइएगा तो क्या काम करना है भाई, तो राज्यसभा के सीट को बांटना है। तो 4 नंबर में क्या है, राज्यसभा को सीट बांट दिया। फिर सब तक सीट बटा गया, उसके बाद क्या करना है कि वहां पे तो सीट पर एक आदमी काम करने के लिए बैठेगा। वो बैठेंगे तो देखें कि हमारे एरिया में कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ
को लोग शोषण में है। तो 5वीं अनुसूची में देखा गया है कि जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र है वो बहुत ही दबे कुचले हुए थे, गरीब थे, आर्थिक रूप से बहुत डैमेज थे। तो इसीलिए 5वीं अनुसूची में उनके बारे में देखा गया कि उनको कैसे विकास किया जाए। उसके बाद आपका आ गया 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची में क्या देखा गया कि पूरे राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। तो आपके नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो पूर्वोत्तर भारत है उधर के लोग का तो अलग ही व्यवहार है, अलग ही उनका परंपरा है, सब कुछ। तो उनका विकास कैसे किया जाए, तो उनको विकास का भी ध्यान में रखने के लिए 6ठी अनुसूची फिर लाया गया। कौन सा अनुसूची? 6ठी अनुसूची, जिसमें कौन कौन 4 स्टेट आपका हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 स्टेट के लिए अलग प्रशासनिक प्रावधान किया गया कि इन लोग में ऐसा नियम लगा के इन लोग का डेवलप धीरे धीरे सभ्यताकरण किया जाएगा। उसके बाद आपका 7वीं अनुसूची हो गया। 7वीं अनुसूची में क्या है कि सूचियों को रखा गया। कौन कौन था? राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची। राज्य सूची क्या है? जिसमें राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, हो गया राज्य सूची। और जो होगा संघ सूची, उस पर संघ सरकार ही सिर्फ कानून बनाएगी। जो सूची में होगा उस पर सिर्फ संघ सरकार कानून बनाएगी। और एक होता है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को समान अधिकार है, इसीलिए उसका नाम क्या है? समान, मतलब समान अधिकार है, इसीलिए समवर्ती सूची हो गया। उसके बाद आपके 8वीं अनुसूची हो गया। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन है। तो उनका जो भाषा है, उन भाषा जो भी राष्ट्र में मान्यता प्राप्त भाषा है 22 भाषा, उनको उसमें रखा गया है। उसके बाद आपका हो गया 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जब इम्प्लीमेंट हुआ तो देखने को मिला कि भूमि के क्षेत्र सुधार के क्षेत्र में कुछ समस्या है, तो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ कि जब नेताजी इस पार्टी से बदल के उस पार्टी में चल जा रहे हैं, उस पार्टी से उसमें चल जा रहे हैं, सरकार टूट जा रहा है, ठीक से विकास हो नहीं पा रहा है, तो उसके बाद ला गया दल बदल विरोधी कानून के। दल को बदलेंगे तो आप किस नियम के अंतर्गत आएंगे, कैसे कैसे नियम फॉलो कीजिएगा, तब आप दल बदल सकते थे। ये 1985 में लाया गया। उसके बाद आया आपके 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत के बारे में देखा गया कि सब तो डेवलप हो रहा है, पंचायत डेवलप हो नहीं रहा है, तो उसका कैसे डेवलप किया जाए, तो पंचायती राज लाया गया 11वीं अनुसूची में। जब पंचायत डेवलप हो गया तो पंचायत को धीरे धीरे डेवलप होते 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 एक शहर बन गया, एक बहुत बड़ा नगर बन गया। तो उसी में आपके नगर पालिका को लाया गया। किसको लाया गया? नगर पालिका को। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि नगर पालिका, पहले नगर पालिका ये बेटर होगा। तो नगर पालिका को लाया गया। तो आज आप ये चीज पूरे दिमाग में स्ट्रक्चर बैठा लीजिए कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे अनुसूची है। आपको अब अनुसूची दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी डाउट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बाकी अनुसूची को विशेष रूप से व्याख्या करके हम एक एक टॉपिक वाइज क्लास करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय।